जय हिंद दोस्तों। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि एसएससी के वेबसाइट पे कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, पहले इसका नाम कुछ अलग होता था। अब ये नाम जो है कुछ अलग है, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2024। इसमें जूनियर भी है और इसमें सीनियर के पोस्ट। तो आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो हमें फॉर्म भरने से पहले जानना होगा, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए हम लोग को किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें फीस लग रहा है वगैरह वगैरह। फिर हम लोग इसको सीरियसली देखते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल जानकारी मिल सके और आप कहीं भी कंफ्यूज ना रहें। और कुछ अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हैं। कोर्स भी है हमारा कोर्स भी है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव का भी और डिस्क्रिप्टिव का भी। तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग इस पे देखते हैं कि फॉर्म भरने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो पहला है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो सबसे पहला जो क्रूशियल चीज़ है यहाँ पे, वो हमें जानना पड़ेगा कि डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो ये 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आज जो है पोर्टल खुल चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए, और ये खत्म हो जाएगा 25 अगस्त को। ठीक है, तो हम लोग पूरा एकदम ध्यान रखेंगे कि हमें 25 अगस्त का इंतज़ार नहीं करना है, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के तो ऊपर में है ही। 25 तारीख को 23 बजे तक फॉर्म सबमिट होगा, उसके बाद फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। हाँ, और एक चीज़ भले ध्यान में रखिएगा, आप फॉर्म भरते समय किसी भी चीज़ की किसी भी तरह की गलतियाँ ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि गलती करने पे क्या होगा कि आपको करेक्शन करना पड़ेगा, हो सकता है किसी कैंडिडेट को 1 साल भुगतना भी पड़ जाए। इसलिए आराम से भरिए। हाँ, जल्दी भर लीजिए का मतलब क्या है कि आप 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख तक कोशिश कीजिए कि मैं फॉर्म, लेकिन जब हम लोग फॉर्म भरने बैठेंगे तो उस समय जल्दबाजी नहीं करेंगे, ताकि हम लोगों का सारा फॉर्म अच्छे से फिलअप हो जाए। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, अगर फिर भी कुछ गलती हो जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे। अगर बेहतर से बेहतर हमारे पास सुझाव होगा तो हम आप लोगों को गाइड भी करेंगे। चलिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट की आखिरी तिथि क्या है? 26। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास 4 से लेकर 5 सितंबर तक समय रहेगा, से हम करेक्ट कर सकते। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर टेंटेटिव टाइम दिया गया है, न कि डेट। तो यहाँ पे हो सकता है अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप लोग मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यही मान के चलिए और इसी तरह आप प्रिपेयर करके रखिए। तो अभी आज की डेट में 2 तारीख आज है, तो आपके पास सितंबर अक्टूबर मान के चलिए कि केवल 60 दिन ही आपके पास है। ठीक है, अक्टूबर को हम लोग लेते ही नहीं है। हमारे पास कितना टाइम है? सिर्फ अगस्त और सितंबर। इस 2 महीने में आप लोगों को अच्छे से अच्छे तैयारी करके एग्जाम को देना है। चलिए नेम ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जेटीओ जिसको बोलते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, इसका पे लेवल 6 है
और अदर AFHQ में जो है इसका पे लेवल 6 होता ही है। और तीसरे नंबर पे आता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी कई ऑफिसर्स होते हैं, उसमें भी वैकेंसीज होती है इस पोस्ट के लिए, तो उसमें भी हम लोग का जो है पे लेवल सेम रहेगा। अब देखिए सीनियर ट्रांसलेटर के लिए क्या है कि पे लेवल 7 होता है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर जिसको बोलते हैं, या फिर सीनियर हिंदी ये सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मायने नहीं रखता, पहले मायने रखता है किसी तरह हम किसी एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाए। अब चलिए टेंटेटिव वैकेंसी क्या है कि टेंटेटिव वैकेंसी 312 है, ठीक है। ये हो सकता है कुछ बढ़ भी जाए, इसमें प्लस भी हो जाए, हो सकता है इसमें कुछ माइनस, लेकिन हमें 312 मान के चलना है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन तो ये आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि रिजर्वेशन मिलेगा सभी को इस पोस्ट के। अब देखिए सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या है, वो किसके किसके लिए सफिशियंट है, क्या बोल सकते बोलेंगे, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, ये भी आप लोग देख सकते, ये लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ये तीसरा नंबर जो पॉइंट है उसमें क्या है इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी जो है इंडियन होना चाहिए, और ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल ये भी चलेगा, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट्स पे। देखिए एज रिलैक्सेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एज जो क्रूशियल डेट है एज को कैलकुलेट करने के लिए, वो है हमारा 1 तारीख, ठीक है। द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड एज 1 अगस्त 24 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ DOM नंबर 3। ये लेटर है, उसके अनुसार जो है जो डेट है रिलैक्सेशन का, वो रिलैक्सेशन नहीं बोलेंगे, क्रूशियल डेट है जो एज कैलकुलेट करने का, वो है 1/24 डेटेड 14/7। अब देखिए इसमें क्या है कि ये 18 से लेके 30 साल के कैंडिडेट भर सकते हैं, ठीक है। और जो 2 तारीख को जन्मे हैं 1994 को, एंड नॉट लेटर देन 1/8/2000 आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि उनकी उम्र 18 से 30 के बीच होनी चाहिए, इतना हम लोग को ध्यान में रखना। देखिए किसको कितना छूट मिल रहा है वो देख लेते हैं। SC ST को कितने साल मिलेंगे, 5 साल। OBC को 3 साल मिलेंगे, जबकि वो नॉन क्रीमिलियर में आ। PWD 10 साल, वो अनरिजर्व, और PWD OBC को 13 साल, और PWD SC ST कैटेगरी को 15 साल रिजर्वेशन के मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन को 3 साल मिलेंगे। डिफेंस पर्सनल सेवेड इन ऑपरेशन hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a, वो भी 3 साल छूट में रहेंगे। 9 नंबर भी देख लीजिए, 8 साल उनको छूट मिलेगा। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय द कैंडिडेट इन एन एप्लीकेशन सेम recorded in the matriculation examinations will be accepted the commission for determining the age and no subsequent changes will, यानी कि हो सकता है हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट होगा उससे, या फिर मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो होगा उसमें जो जन्म तिथि होगी उसी के अनुसार ये एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन कौन कौन हो सकता है, ये डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप लोग डिटेल से पढ़िएगा, ये समझ
प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट। देखिए इसको मैं पढ़ देता हूँ। कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्वेशन वैकेंसी और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट requisite certificate form from the competent authority in the prescribed format. When such certificates are sought by concerned identity organization, time of document verification or at by। तो इसको हम लोग सिंपली समझते हैं कि जो हमारे पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट हो, वो जहाँ से इशू किया जाता है उसका हम लोग ध्यान रखें कि वो प्रॉपरली इशू किया गया हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि SDO से इशू ना करके वो सिर्फ पैल्टी से ही इशू किया जाए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। कैंडिडेट आर cautioned that they must ensure that they belong to the category as filled up in the application form and are able to prove the same by furnishing the requisite certificate issued by the competent authority. When such certificates are sought by concerned user organization verification or at any age by the concerned spelling is the candidature of the candidate will be। तो इसको हम लोग टोटली समझते हैं कि अगर किसी सर्टिफिकेट के बलबूते हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और वो सर्टिफिकेट हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ना प्रोवाइड कर पाए तो वो जो है हो सकता है नेचर। चलिए 5.4 ये पॉइंट देखते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है कम से कम नहीं हो सकते, मैक्सिमम 25/8/2024 तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, ये जो OBC का सर्टिफिकेट है वो 25/8 तक मेरा बनकर रेडी हो जाए। चलिए, a person seeking appointment on the basis of reservation OBC must ensure that he does not fall in creamy layer on the। ठीक है, यानी कि 25 तारीख तक जो है OBC को नॉन क्रीमिलियर स्टेटस में रहना होगा, यानी कि उसकी स्थिति जो है नॉन क्रीमिलियर में होनी चाहिए। अगर क्रीमिलियर में चला जाता है तो उसकी जो OBC की छूट है वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, a person seeking appointment on the basis of reservation must ensure that he she possess the income and asset certificate valid for the financial year issued on the basis of for the financial year 2023 and 24। ठीक है, यानी कि ये EWS की जो सर्टिफिकेट होती है वो 2023-24 के अकॉर्डेंस में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पॉइंट, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मास्टर डिग्री of a recognized university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of exam at the degree level। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी में इंग्लिश के साथ। ठीक है, हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश कंपलसरी या फिर इलेक्टिव होनी चाहिए या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री में, यानी कि ग्रेजुएशन में हिंदी ना हो चलेगा लेकिन इंग्लिश हो एक कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर एग्ज़ाम का जो मीडियम हो वो इंग्लिश हो और मास्टर डिग्री हिंदी में हो। दूसरा कंडीशन सेम इसके अपोजिट है, इंग्लिश में मास्टर डिग्री हो लेकिन हिंदी जो है उसके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, चाहे वो कंपलसरी चाहे इलेक्टिव हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जाम। तीसरा कंडीशन क्या है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश जो है, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के मास्टर डिग्री अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में कर लेते हैं कैंडिडेट, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए, या तो हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश जो है क्या हो कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द लेवल। ठीक है, हिंदी मीडियम में हो और इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो। दूसरा सेम है कि मास्टर डिग्री किसी में भी हो हिंदी और इंग्लिश के अलावे, लेकिन इंग्लिश मीडियम हो और हिंदी जो है सब्जेक्ट हो कंपलसरी या फिर इलेक्टिव या फिर मीडियम हो एग्जाम। तीसरा कंडीशन है क्या है, मास्टर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश को छोड़कर विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव
or either of the two as medium of examination and other as compulsory elective। मतलब क्या है कि हिंदी और इंग्लिश जो है कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और दोनों में से एक कोई मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, मतलब वाइस वर्सा हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई एक हो। अगला है रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि पीजीडीटी का सर्टिफिकेट, ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का। अगर ये हमारे पास नहीं होता तो हमें क्या चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रांसलेशन वर्क, ठीक है, तब हम लोग फॉर्म को भर। अब देखिए पोस्ट कोड डी के लिए क्या है, यानी कि सीनियर जो ट्रांसलेटर हैं उनके लिए मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी, यानी कि जो हमने उसमें देखा था सेम है, ये दूसरा भी सेम है, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तीसरा क्या है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर विथ मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम होना चाहिए और इंग्लिश क्या होना चाहिए, कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द, मतलब कुल मिला के क्या हो, वाइस वर्सा, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चाहे वो मीडियम हो चाहे वो सब्जेक्ट हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट। तीसरा क्या है कि मतलब अगला क्या है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी इंग्लिश को छोड़कर भी चलेगा, विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। ये भी क्लियर है कि कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी और एग्जाम का माध्यम क्या होना चाहिए, इंग्लिश। अगला भी वही चीज़ है कि हिंदी इंग्लिश क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में वो एमए हो ना हो, हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर आइदर ऑफ द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जाम एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट डिग्री। मतलब क्या है कि अगर मैंने इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट लिया है तो एग्ज़ाम का मीडियम होना चाहिए हिंदी, ठीक है। अगर मैंने कंपल्सरी हिंदी लिया है तो एग्ज़ाम का मीडियम होना चाहिए इंग्लिश। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए मैंने इलेक्टिव ले लिया इंग्लिश में तो उसका मीडियम क्या होना चाहिए, हिंदी, ठीक है, एग्जामिनेशन का जो मीडियम होगा वो हिंदी होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने हिंदी ले लिया इलेक्टिव सब्जेक्ट तो एग्ज़ाम का जो मीडियम होना चाहिए वो होगा, ठीक है। अगला क्या है कि रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब वही पीजीडीटी का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर 3 साल का। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस और ऊपर जो जूनियर ट्रांसलेटर था उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, बाकी सारा कुछ सेम है एज इट इज़, ठीक है। चलिए आगे, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सेलेक्ट होने के बाद जो डिपार्टमेंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। अगला पॉइंट है द कैंडिडेट मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट, यानी कि 25 अगस्त तक, ठीक है, 25 अगस्त तक जितना भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि मास्टर डिग्री, पीजीडीटी या फिर एक्सपीरियंस है या फिर ओबीसी एससी एसटी जो भी सर्टिफिकेट हमारे पास है जो हमें प्रोवाइड करना है वो सब सारा 25 अगस्त तक रेडी हो जाना चाहिए। चलिए हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन हम लोग को ऑनलाइन ही करना है और एप्लीकेशन फ़ी क्या है यहाँ पे लिखा होगा 100 रुपीज़ है। यहाँ पर देख लीजिए, एड्रेस नोट कर लीजिएगा, ऐसे तो हम लोग गूगल में डालते हैं तो भी ये आ जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ये देखिए फी पेबल ₹100, ठीक है, 100 रुपये जनरल के लिए है, बाकी SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, तो ये लोग जो है पेमेंट नहीं देंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर हमें करेक्शन करना हो फॉर्म भरने के बाद, कोशिश करेंगे कि हम लोग एक बार में ही सही सही फॉर्म भर लें,
लेकिन अगर गलती से हमारे साथ कुछ हो गया या फिर गलती हो गई हमसे, तो हम 4 से लेके 5 सितंबर तक अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बार बार हम लोग को करेक्ट नहीं करना है, एक बार करेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि बार बार अगर हम लोग करेंगे तो स्टार्टिंग में तो 200 रुपये लगेंगे, लेकिन बाद में 5-5 रुपये लगेंगे। देखिए ये आगे भी मिलेगा, मैंने टिक करके रखा है। देखिए यहाँ पे 200 रुपये स्टार्टिंग में लगेंगे, लेकिन फिर भी हमसे गलती हुई, मैंने करेक्शन कर दिया, फिर से मुझे वो करेक्शन करना पड़ा, तो फिर से मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे। और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा वो हमारा सबमिट नहीं। देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ बहुत सारे हैं, आप लोग लिस्ट में देखिए, आप लोगों को जो भी नज़दीक मिले वो आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कहीं लिखा है कि 3 सेंटर हम लोग डाल सकते हैं एग्जामिनेशन। 3 सेंटर हम लोग डाल सकते हैं। ए कैंडिडेट में गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स। ठीक है, 3 सेंटर तक हम लोग डाल सकते हैं, जो हमारे नज़दीक रहेगा सेंटर वहाँ पे हम लोग एग्जाम कर। ये देखिए 11 नंबर, ये भी क्रूशियल पॉइंट है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 में क्या आएगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। यानी कि जनरल हिंदी का भी 100 नंबर का पेपर आएगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल इंग्लिश के लिए भी 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर भी रहेगा, और टाइम हमें मिलेगा 2। पेपर 2 है, पूरा पूरा डिस्क्रिप्टिव है, ट्रांसलेशन है और ऐसे है। एक ट्रांसलेशन हिंदी का रहेगा, एक ट्रांसलेशन रहेगा इंग्लिश का, एक ऐसे रहेगा हिंदी का, और एक ऐसे रहेगा इंग्लिश का। ठीक है, और ये हम लोग को 2 घंटे में कंप्लीट देना है। ठीक है, देखिए पेपर 1 यहाँ पे लिखा हुआ भी MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और नेगेटिव भी होगा 0.25 एक क्वेश्चन गलत करने पे। अब देखिए मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन shift will be normalized by using the formula published by the commission through notice number 1-1/2018-PNP-1 dated 7 February 2019। मतलब इस नियम के तहत जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा मार्क्स। आप लोग जानते ही हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, 2019 का ये लेटर है। देखिए टेंटेटिव आंसर की जो है वो हमें लगभग 10-12 दिन में मिल जाते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग मिला सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अगर कुछ डाउट रहा या फिर हमें कुछ मतलब क्वेश्चंस में चैलेंज करना रहा, तो 100 रुपये प्रति क्वेश्चंस हमें देने पड़ेंगे उससे चैलेंज करने के लिए। अब देखिए इंडिकेटिव सिलेबस, इंडिकेटिव सिलेबस क्या है, जो इंग्लिश है। ठीक है, पेपर 1 देख लेते हैं, पेपर 1 में एक बार पढ़ ही देता हूँ मैं। द क्वेश्चंस विल बी डिजाइंड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेजेस एंड टीचर, correct use of words, phrase and idiom, and ability to write the languages correctly, precisely and effectively. The questions will be of degree level। यहाँ पे देखा जाता है कि डिग्री लेवल बोला जाता है, लेकिन उससे ऊपर ही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि क्या होता है कि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा हो गया है कि डिग्री लेवल का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए पेपर 2 में मैंने बता ही दिया कि ट्रांसलेशन आएगा, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में ट्रांसलेशन आएगा। दूसरा क्या है, एक हिंदी में से आएगा, एक इंग्लिश में। सारे क्वेश्चन तक टोटल 200 नंबर। अब ये एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन ये देखना नहीं है, और ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप लोगों को बता ही दिया कि जब डिपार्टमेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अगर उस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो डिपार्टमेंट हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। SSC ये डिपार्टमेंट जो है, क्या बोलते हैं, SSC जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस में। पोस्ट प्रेफरेंस क्या होता है कि जब हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं पेपर 1 और 2 के एग्ज़ाम के बाद,
तो हमें एक फॉर्मेट दिया जाता है, एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें डिपार्टमेंट के नाम लिखे होते हैं। उसे हम लोग को भरना पड़ेगा, ए बी सी इस तरह से भरना पड़ेगा। जो मुझे पहले चाहिए, जो डिपार्टमेंट मुझे पहले चाहिए उसको हम लोग प्रेफरेंस में पहले डालेंगे, ठीक है। वो ये प्रोसेस सारा कुछ बताया गया है। और अगर इसकी डेट निकल जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होगी। आप लोग कृपया करके जो टाइम पीरियड दिया गया है उसी टाइम पीरियड में आप लोग काम। चलिए, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड कर कैटेगरी बॉयज टू अपियर इन पेपर 2। अगर पेपर 1 में हम लोग सेलेक्ट हो जाए तो पेपर 2 में आसानी से पहुंच तो डिस्क्रिप्टिव पेपर देने के लिए। दूसरा क्या होगा कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो कट ऑफ होगा, वो पेपर 1 और 2 को मिलाकर होगा। तो ये मोटा मोटा जो मेन पॉइंट था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और जो नहीं करना है वो भी यहाँ पे बातें ठीक है। एक मोबाइल फ़ोन लेके जाना है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सजाएं हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने समय तक पार हो जाएगा हमारा कैंडिडेचर, वो सब सारा यहाँ पे दिया गया है। मुझे लगता है इसको ना तो पढ़ना है और ना इसमें जाना है, ना ऐसा काम कुछ करना है। बस अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए, आपके मेहनत पे ही सारा रिजल्ट है। आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चल जाएगा कि आपकी नौकरी हो रही कि नहीं, ठीक है। चलिए, और मैं देख लेता हूँ। चलिए, और ये सब फॉर्मेट है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मेन मेन जो बातें थी, जो मुख्य बातें थी, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल होता है, हाँ, एक चीज़ सवाल ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एमए या फिर पीजीटी कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि मैं फॉर्म भर देता हूँ या फिर भर देती हूँ ताकि एक एक्सपीरियंस हो जाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एसएससी जो है आपका डाटा सेव करके रखती है। तो ऐसा ना हो कि अगले साल फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इसलिए जो भी डाटा हो सही सही आप लोग। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक में दिया गया है, आप उसे फॉलो कीजिए। फेसबुक चैनल है हमारा एसएससी जीएसटी एंड एसएसटी के नाम से, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। एसएससी कॉर्नर के नाम से भी आपको चैनल मिल जाएगा, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और हाँ, डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी आपको स्टार्टिंग से ही करनी होती है, क्योंकि लास्ट का जो 1 डेढ़ महीना होता है एग्ज़ाम के पहले, उसमें आपको सिर्फ रिवाइज करना है, प्रैक्टिस आपको पहले ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। कहीं भी कीजिए लेकिन पहले से ध्यान रहिए। आप हमारे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा भी टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, पेड बैच भी है। आपको जहाँ मर्जी वहाँ कीजिए, लेकिन कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।